हाय बच्चों, क्लास 8th साइंस नेस के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हम प्रश्न बैंक के 80 प्रश्नों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 81 से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है। इसके लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सूती धागे से, ऑप्शन बी प्लास्टिक की डोरी से, ऑप्शन सी तांबे के तार से, ऑप्शन डी रबड़ के छल्ले से। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण हमेशा सुचालक वस्तुओं में होता है ना। तो धागा, प्लास्टिक की डोरी, रबड़, ये कैसे हैं? कुचालक। और धातुएं हमेशा कैसी होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तांबे के तार से। तांबे के तार से ही विद्युत धारा का स्थानांतरण होगा। प्रश्न क्रमांक 82, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है? ऑप्शन ए गर्मी अवशोषित होती है, ऑप्शन बी गर्मी छोड़ी जाती है, ऑप्शन सी गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है, ऑप्शन डी गर्मी पहले छोड़ी जाती है फिर अवशोषित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की धूप में ही नदियों, तालाबों, झीलों सभी का पानी है ना वाष्प द्वारा अवशोषित होता है और जल वाष्प बनाता है। यही वाष्प ऊपर जाकर बादल बनाती है और बादल में ही जो बूंदें ठंडी होकर तरल होकर फिर क्या करती हैं? बारिश करती हैं, तो है ना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी गर्मी पहले अवशोषित होती है और फिर छोड़ी जाती है। प्रश्न क्रमांक 83, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? पहला पृथ्वी की प्लेटें, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट। इसमें ऑप्शन ए होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही। तो भूकंप के लिए सभी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। पृथ्वी की प्लेटें भी, ज्वालामुखी विस्फोट भी, भूमिगत परमाणु विस्फोट भी, सभी के द्वारा ही भूकंप आ सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों। प्रश्न क्रमांक 84, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। पहला लकड़ी, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी केवल दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि ध्वनि संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ध्वनि संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन लकड़ी, जल, वायु तीनों होगा, क्योंकि तीनों ठोस, द्रव, गैस हैं। लेकिन निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी लकड़ी, जल, वायु तीनों, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 85, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेह के प्रयोग में घट जाती है। एक्स किसको प्रदर्शित करती है? ए ताप, बी दाब, सी घर्षण और डी गुरुत्व। जैसा कि हम जानते ही हैं, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि घर्षण बल दो सतहों के बीच काम करता है ना। यदि स्नेह अर्थात तेल का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? घर्षण बल घट जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी घर्षण। हमारा अगला प्रश्न है 86, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए दाहिने ओर से बाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर से दाहिनी ओर, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। तो लड़का वस्तु को कहाँ खिसका रहा है? संदूक को बाईं ओर से दाहिनी ओर, है ना। सॉरी, हाँ, दाहिनी ओर से बाईं ओर, है ना।
तो घर्षण बल हमेशा कैसा कार्य करता है? विपरीत कार्य करता है। तो ये पहला होगा नहीं, ऊपर नीचे होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि संदूक को दाहिने से बाईं ओर खिसकाया जा रहा है। और डी भी नहीं होगा नीचे से ऊपर। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बाईं ओर से दाहिनी ओर, क्योंकि ये घर्षण बल कैसा कर रहा है? विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 87, जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं एक दूसरे के सापेक्ष गति करें, गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। ऑप्शन ए, दोनों वस्तुएं ठोस हो। ऑप्शन बी, एक वस्तु ठोस हो तथा दूसरी द्रव हो। ऑप्शन सी, एक वस्तु ठोस हो दूसरी वस्तु गैस हो। ऑप्शन डी, वस्तु की ठोस द्रव गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कि घर्षण बल वस्तु की ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन 88, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए, यह अपनी धुरी पर घूमता नहीं। बी, यह भूमध्य रेखीय अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर के अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन डी, यह सभी तारों में सबसे दूर है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यह पृथ्वी के उत्तरी अक्ष की ओर स्थित होता है, इसलिए हर मौसम में कैसा दिखाई देता है? स्थिर, जबकि अन्य तारे घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। क्वेश्चन 89, मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। बी, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा अधिक। सी, पृथ्वी एवं मंगल के आवर्तकाल के बराबर। डी, पृथ्वी एवं मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। तो चूंकि ग्रह मंगल के पहले हैं, इसलिए आवर्तकाल भी कैसा होगा? कम, है ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। क्वेश्चन 90 में एक सही जोड़ी दी गई है, उसमें कुछ टीके के नाम दिए गए हैं, है ना, उनको उनकी बीमारी से मिलान करना है। तो कॉलम आ और बा। तो आ में पहला है BCG, है ना, तो BCG किसके लिए लगता है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, TB से रोकथाम। दूसरा OPV यानी पोलियो ड्रॉप, ये किससे संबंधित है? चौथा, पोलियो रोग की रोकथाम के लिए। तीसरा है खसरा या MR, है ना, तो ये सेकंड वाले से मिलान होगा इसका, खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम। और ऑप्शन डी, DPT, तो ये इसका पहला होगा, डिप्थीरिया काली खांसी से रोकथाम, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ABCD, है ना, तो इसका सही आंसर जो मिलान किया गया है वो किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 91, बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करने चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे बिजली बिल क्या आए? कम आए। ए, वातानुकूलित यंत्र AC का अधिक उपयोग करें, इससे तो बिजली बिल बढ़ेगा, है ना। दूसरा, अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना, इससे भी बिजली बिल बढ़ेगा। ऑप्शन सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। ऑप्शन डी, कूलर पंखों का अधिक उपयोग करके, कूलर पंखों के अधिक उपयोग में भी बिजली बिल बढ़ेगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। इसका सोलर कुकर वगैरह का उपयोग करेंगे, है ना, अन्य बिजली के अलावा अन्य उपकरणों का उपयोग करेंगे, तो इसमें क्या होगा? बिजली बिल की खपत कम होगी, तो बिजली बिल हमें कम ही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है? तो इसका उपयोग अपन गणित में करते हैं ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यदि एक का मान घटता है तो दूसरे का बढ़ता है। तो इसके ऑप्शन क्या है?
ए, जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है, तो इसमें दोनों बढ़ रहा है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। ऑप्शन सी, जब ठंड बढ़ती है तो धूप बढ़ती है, ये भी नहीं होगा, इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, है ना। ऑप्शन डी, जब ठंड घटती है तो धूप घटती है, इसमें भी दोनों घट रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि धूप बढ़ रही है और तो क्या हो रही है, ठंड घट रही है। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित 4 ग्लास में पानी रखा है, उसके सामने उसका पीएच मान लिखा है। किस ग्लास का पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए pH 9, ऑप्शन बी pH 7, ऑप्शन सी pH 1, ऑप्शन डी pH 12, है ना। तो pH मतलब क्या होता है? pH मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू। तो pH का मान जो स्केल में दर्शाते हैं वो कितना होता है? 1 से लेकर 14 तक। तो इसके जो मध्य में रहता है, जैसे 7 है ना, तो 7 को क्या मानते हैं? न्यूट्रल। यदि pH मान 7 से कम होता है तो पानी कैसा होता है? अम्लीय। और यदि 7 से ज्यादा होगा मान उसका, तो पानी कैसा होता है? क्षारीय। अर्थात पीने योग्य पानी किस में होगा? जिस पानी का मान कितना होगा? pH 7। इसलिए सही आंसर होगा इसका pH 7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तो इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, पृथ्वी का घूर्णन बताना है। बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता दिखाई देता है, अर्थात सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में कैसा होता है? अस्त। मतलब पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी पृथ्वी, है ना। क्वेश्चन 95, महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा, है ना। तो ऑप्शन ए में पूर्ण चंद्र बना हुआ है, ऑप्शन बी में थोड़ा सा अर्धचंद्र इस तरफ से बना हुआ है ना, और सी में भी अर्धचंद्र दिया गया है इस तरफ दाहिने वाले भाग पे, है ना, और ऑप्शन डी में और कम चंद्र दिया गया है ना। तो नवचंद्र कब दिखेगा? जब शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को नवचंद्र दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? चंद्रमा का आकार बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे जैसे बढ़ेगा। और वो पूर्ण चंद्र कब बनेगा? जब 15वीं तिथि आएगी। तो 15वीं तिथि को क्या होगा? 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है ना। तो इसका सही आंसर होगा, पूर्ण चंद्र कब होगा? पूर्णिमा को, ऑप्शन ए, उसमें पूर्ण चंद्र बनेगा। क्वेश्चन 96, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? ए कार में ही रहना, बी कार से बाहर निकलना, सी पास के पेड़ पर चढ़ना, डी बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना, है ना। तो बाहर निकलेंगे कार से तो भी बिजली गिरने का डर है ना। पेड़ के पास भी बिजली, हमेशा अधिकांश सुना जाता है कि पेड़ के पास बिजली गिरती है ना। और डी बाहर बिजली के खंभे के पास खड़े होने पर भी बिजली गिर सकती है, तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे? कार के अंदर ही। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार में रहना। क्वेश्चन 97, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे, ऑप्शन ए, उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, बी हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, सी आर पार गमन कर जाता है, डी अवशोषित हो जाता है। तो कोई वस्तु हमें जब दिखेगी जब प्रकाश कैसा होगा? परावर्तित। अर्थात प्रकाश हमारी आंखों की ओर परावर्तित होगा तभी हमें वो अदीप्त वस्तु दिखाई देगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है।
क्वेश्चन 98, दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी समतल दर्पण, है ना। तो जब डॉक्टर हमारी दांतों की कैविटी को देखते हैं, है ना, तो वो क्यों देखते हैं, किस दर्पण से देखेंगे? तो वो छोटी वस्तु को बड़ा करने के लिए देखते हैं, है ना। तो वो कैसे दिखाई देगा हमें? अवतल दर्पण से, और उसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन 99, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम, है ना। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण में कमी, ऑप्शन बी पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी, सी पृथ्वी पर ताप के स्तर में कमी तथा वर्षा में वृद्धि, डी मृदा संरक्षण। तो वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? वनों का कटाव या वनों को नष्ट करना, हटाना, है ना। तो पहला होगा नहीं। दूसरा, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, वन नहीं होंगे तो ताप कैसा हो जाएगा? पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा, है ना। और पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा और वन नहीं होंगे तो वर्षा की भी कमी होगी, बारिश भी कम होगी, है ना। तो इसका सही कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। क्वेश्चन 100, परखनली शिशु का विकास होता है। ऑप्शन ए परखनली में, बी प्रयोगशाला में, सी मादा के शरीर में, डी नर के शरीर में। परखनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। इसका भ्रूण तैयार होगा वो तो टेस्ट ट्यूब में होगा अर्थात परखनली में होगा, लेकिन जब वो तैयार भ्रूण को कहाँ रख दिया जाता है? मादा के गर्भ में, है ना, शरीर में। तो इसका सही, फिर उसका विकास मादा के गर्भ में ही होगा, पेट में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी मादा के शरीर में करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 101, मेढक के जीवन चक्र की अवस्था टैडपोल के कायंत्रण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तो मेढक के जीवन चक्र जो पानी में होगा उसका, है ना, पहले अंडे से छोटा लार्वा बनेगा, टैडपोल लार्वा, फिर उसके बाद का लार्वा बनेगा, उसके बाद वयस्क में परिवर्तित होगा, है ना। तो उसकी वृद्धि के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी कार्बन, सी सल्फर, डी आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी आयोडीन। क्वेश्चन 102, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? इसके लिए कौन सा कथन सही है ना। तो आजकल हम सभी के घरों में एलईडी बल्बों का प्रयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो ये इसका है, पहला कम बिजली का उपयोग करना, दूसरा लंबा जीवन है और तीसरा अधिक प्रकाश देता है ना। तो इसकी सही ऑप्शन तीनों ही है ना, क्योंकि इससे कम बिजली की खपत भी बचती है ना, बिजली कम उपयोग होती है और ये बल्ब लंबे, इनका जीवन भी लंबा होता है ना। इनकी 2 साल की इसमें वारंटी गारंटी भी मिलती है और अधिक प्रकाश भी देता है। इसका प्रकाश अच्छा भी दिखता है, देखने में अच्छा वाइट प्रकाश रहता है ना। तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। इसमें तीनों आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 103, बूझो अपना खिलौना बहुमूर्तिदर्शी अर्थात कैलाइडोस्कोप बनाना चाहता है, जिसमें वह प्रकाश के परावर्तन द्वारा भांति भांति के आकर्षक पैटर्न देख सके। बूझो को बहुमूर्तिदर्शी बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए अवतल लेंस, गत्ता, डिस्क, रंगीन कांच के टुकड़े, ऑप्शन बी समतल दर्पण, गत्ता, डिस्क, रंगीन कांच के टुकड़े और सी उत्तल लेंस, गत्ता, डिस्क, रंगीन कांच के टुकड़े, डी संगमरमर का टुकड़ा, गत्ता, डिस्क, रंगीन कांच के टुकड़े, है ना। तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण, गत्ता, डिस्क और रंगीन कांच के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आंसर बी। क्वेश्चन 104, पहेली ने चित्रानुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू तैयार किया, जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया। जब लट्टू घूमता है तो वह रंग किस रंग का दिखाई देगा, है ना। लट्टू तो सभी बच्चों ने देखा होगा, है ना।
तो उसमें सातों जो इंद्रधनुष के सातों रंग हैं उसको पेंट किया है ना, और घुमाने पर ये बताना है कि उसमें कौन सा रंग दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष के सातों रंग देखते हैं पहले सबसे तो अपन, है ना, बैगनी, जामनी, नीला, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं ना। तो जब अपन उसको घुमाएंगे तो ये सातों रंग सफेद रंग से ही मिलकर बने हैं, है ना। तो जब सफेद रंग अन्य रंगों में विक्षेपित होता है तो उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात जब इसको लट्टू को घुमाया जाएगा तो ये पूरा व्हाइट रंग का दिखेगा, सभी रंग आपस में मिल जाएंगे। और किस रंग का दिखाई देगा लट्टू? व्हाइट कलर का। तो इसके ऑप्शन में है ए हरा, बी नारंगी, सी सफेद, डी लाल। तो इसका सही आंसर होगा सी सफेद। प्रश्न क्रमांक 105, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग बताना है ना। मतलब जितने यंत्र दिए गए हैं उस यंत्र के किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये अपन को ये बताना है। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? वीणा, ढोलक, बांसुरी और झांझ, है ना। तो वीणा कैसे बजती है? उसमें एक तार रहता है ना, अर्थात तने डोरी रहती है, उसको बजाने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में एक तने झिल्ली रहती है, उसमें पूरा कवर रहता है ढोलक में, है ना। जब उसको अपन बजाएंगे हथेली से तब ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी में होल रहते हैं, अर्थात वायु स्तंभ रहते हैं ना, तो उसको उंगलियों से बंद चालू करने से और मुंह से बजाने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। झांझ में सभी जानते हैं कि उसमें प्लेटें लगी रहती हैं ना, तो उनको आपस में जब अपन बजाएंगे तो प्लेटें आपस में टकराएंगी और ध्वनि उत्पन्न करती हैं, है ना। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, है ना। वीणा में तने डोरी हो जाएगी, और ढोलक में तनी हुई झिल्ली हो जाएगी, और बांसुरी में वायु स्तंभ हो जाएगा, और झांझ में प्लेट। क्वेश्चन 106, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ए मुकुलन, बी कायिक प्रवर्धन, सी खंडन और डी बीजाणु निर्माण। तो अदरक लगाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? अदरक लगाने के लिए सबसे पहले तो हम अदरक को काट कर उसके टुकड़े लगाते हैं ना। यही विधि आलू के साथ अपनाते हैं अपन, है ना। आलू की जो भाग उभर आता है ना, उसको काट के और अपन उसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो आलू से ही आलू उपज जाता है ना। ऐसे ही अदरक से अदरक उपज जाता है कि उपज हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रवर्धन को ही हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा बी, कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन 107, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है ना। बागीचे से गिरने वाली पत्तियां, उनका निपटान करने का सही तरीका बताना है। ए पत्तियों को बगीचे में बिखरे रहने देंगे, तो ये सही नहीं है, बिखरी रहेंगी तो कचरा फैला दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, साफ सुथरा, है ना। बी पत्तियों को एकत्र करके जला देंगे, है ना, तो इससे वायु प्रदूषण होगा, तो ये भी सही नहीं होगा। पत्तियों को एकत्रित करके नदी तालाब में बहा देंगे, वहां भी पत्तियां सड़कर तालाब के पानी और नदी के पानी को दूषित करेंगी। डी पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे, तो ये सही तरीका है। पत्तियों को गड्ढा करके दबा देंगे तो, है ना, तो उससे खाद बन जाएगी, वो पेड़ पौधों के काम में आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बूझो चंपा की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन का कौन सा सही तरीका प्रयोग में लाएगा? युग्मक निर्माण, खंडन, बीजाणु निर्माण और कलम, है ना। तो युग्मक निर्माण से होगा नहीं, खंडन से होगा नहीं, खंडन विधि से, बीजाणु निर्माण में बीज से भी नहीं होगा। चंपा की खेती कलम के द्वारा लगेगी, है ना। जैसे गुलाब में भी अपन कलम का उपयोग करते हैं ना, तो चंपा भी काय के द्वारा लगेगी? कलम के द्वारा, कलम परिवर्धन के द्वारा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कलम। अगला क्वेश्चन है 109, जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं क्योंकि ए यह जल को मीठा बनाता है, यह जल को नमकीन बनाता है, यह जल को शुद्ध करता है, यह जल में कोई परिवर्तन नहीं करता।
तो ये जल को मीठा भी नहीं बनाता, नमकीन भी नहीं बनाता, कोई परिवर्तन भी नहीं करता, इसको केवल शुद्ध करता है ना। यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डाली जाती है, क्लोरीन की गोलियां, है ना। और फिटकरी भी पानी को साफ करने में उपयोग में लाते हैं, है ना, और शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां। अगला क्वेश्चन है 110। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा, है ना। तो नीले लिटमस का रंग लाल कौन करेगा? इसके ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी फेरस ऑक्साइड, डी कॉपर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड ए। क्वेश्चन नंबर 111। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी नारा किस बीमारी से संबंधित है? तो ये 2 साल से हम सभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, है ना। तो इसको सभी जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, कोविड-19। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी जलीय दस्त, डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड-19 बी। क्वेश्चन 112। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए किलो जूल प्रति लीटर, किलो जूल प्रति मिलीलीटर, ऑप्शन सी किलो जूल प्रति ग्राम, डी किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना। तो ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होगा? किलो जूल प्रति ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 113। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, है ना, इसीलिए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन 114। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं अपनाएं गए तरीकों में से कौन सा तरीका सही नहीं है? माने 3 तरीके सही है, एक सही नहीं है। तो पहला है जहां तक संभव हो गाड़ी समान व मध्यम गति से चलाएं, ये सही है। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें। तीसरा, टायरों का दाब सही रखें, ये भी सही है ना। तो और चौथा, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, ये भी सही है कि हमें नियमित रखरखाव करना चाहिए। लेकिन इसका ऑप्शन बी है ना जो सही नहीं है ना। यातायात लाइटों अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो तो वहां गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें लिखा है इसमें, है ना, जबकि इंजन बंद कर देना चाहिए। इसलिए इसका आंसर यही होगा बी। क्वेश्चन 115। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला, यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है। दूसरा, वह एक सरंध्र और काला पदार्थ है तथा कार्बन का शुद्ध रूप है। तीसरा, वह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तो एक्स वाई जेड क्रमशः हैं। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, कोयला गैस, कोक, बी कोक कोलतार, सी सीएनजी बिटुमेन डीजल, डी कोयला गैस पेट्रोलियम पैराफिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि पहला है जो यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है, ये कोल है ना। वह एक सरंध्र और काला पदार्थ है जो कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये कोक है। और ये वह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। 200 पदार्थों का मिश्रण किस चीज में होता है? कोलतार में। इसलिए सही ऑप्शन होगा बी, कोल, कोक और कोलतार। अगला क्वेश्चन है 116। पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना हो और सीधे पौधों की जड़ों को मिले, है ना। तो अर्थात पानी की कमी है और किस विधि का उपयोग करे कि पानी पौधों को सीधे मिले और पानी व्यर्थ भी ना हो। तो ऑप्शन ए रेहट कुएं में चलती है तो इसमें बहुत सारा पानी लगता है। ऑप्शन बी ड्रिप विधि। तीसरा, ढेकली में भी पानी ज्यादा लगता है। छिड़काव तंत्र, इसमें फव्वारा विधि, है ना, से पानी इधर उधर हो जाता है, चला जाता है, पूरा पौधों को नहीं मिलता है ना। तो इसमें भी पानी बर्बाद होगा। लेकिन ड्रिप तंत्र में एक पाइप रहता है, उसमें नोजल लगा रहता है, उसमें
छोटा सा होल रहता है, उससे पानी आता है और बूंद बूंद करके किसे मिलता है? पौधों को। उसका नाम ही है ड्रिप तंत्र। ड्रिप माने बूंद बूंद करके। तो इसका सही आंसर होगा बी। इससे पौधों को बूंद बूंद करके पानी भी मिलेगा और सीधा पौधों की जड़ों को जाएगा और पानी बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद। क्वेश्चन 117, जैविक खाद पौधों व फसलों के लिए वरदान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर लिखे वाक्य के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन्हें आसानी से भंडारित एवं स्थानांतरित किया जा सकता है। बी, ये शीघ्रता से जल में घुल जाते हैं। सी, ये जल संग्रहण की क्षमता को बढ़ाते हैं। डी, ये मिट्टी का गठन सुधारते हैं। तो औचित्यपूर्ण 3 है, ए बी है, सी बी है और डी भी है। औचित्यपूर्ण जो नहीं है मतलब सही नहीं है, ये है शीघ्रता से जल में घुल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सही बी। अगला क्वेश्चन है 118, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर जाने नहीं देता, है ना? तो ये अपन कोशिका का, पादप कोशिका का चित्र बना हुआ है। उसमें क्या है? बाहर कोशिका भित्ति है, तो अंदर की ओर बनी है जो कोशिका झिल्ली है, जो बड़ी सी दी गई है, बीच में रिक्तिका है, केंद्रक है, उसमें बीच में कोशिका द्रव भरा है कोशिका के बाहर, है ना? तो कौन सा भाग है इसमें? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी रिक्तिका, सी केंद्रक और डी कोशिका द्रव। तो कोशिका झिल्ली है जो पुलिस की तरह काम करती है, मतलब किसी भी पदार्थ को ना बाहर जाने देती है ना अंदर आने देती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन 119, नीचे दिए गए चित्र में आबासादा को क्रमशः पहचानना है ना? चित्र दिया है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में क्या क्या दिया गया है? केंद्रक है, रिक्तिका है ना? कोशिका झिल्ली है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना? और क्या दिया है? कोशिका द्रव भरा है ना? तो बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, है ना? आ क्या है? कोशिका झिल्ली है। बा जो गोल गोल संरचनाएं दी गई हैं, इसमें तीर थोड़ा सा आगे लगा है जबकि पीछे लगना चाहिए। जो गोल संरचना दी गई है वो है रिक्तिका। और सी जो बीच में दिया गया है वो केंद्रक, है ना? में तीर थोड़ा सा गड़बड़ लगा है। जो बीच में दिया गया है वो केंद्रक है और जो पूरे कोशिका के अंदर भरा है, कोशिका झिल्ली के अंदर, वो है कोशिका द्रव। तो दा कोशिका द्रव है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 120, पहेली को उसकी शिक्षिका ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को दिखाकर उसके सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड में उसने निम्न चित्र को देखा, है ना? तो जो अपन किसी भी सूक्ष्म चीज का अध्ययन करते हैं तो स्लाइड द्वारा सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, है ना? जैसे प्याज की कोशिका का अपन कोशिका को देखेंगे तो जो प्याज की झिल्ली रहती है छिलके के अंदर, उसमें सैफरन अभिरंजक डालेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें पूरी प्याज की कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई सब दिखाई देंगी, है ना? तो जो अभी इसमें बताना है कि जो चित्र दिया गया है वो किस चीज का है। अभी अपन इसका अध्ययन 118 प्रश्न में कर चुके हैं। स्लाइड में दिया गया चित्र है ऑप्शन ए रक्त कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी पादप कोशिका, डी जंतु कोशिका। तो इसका सही आंसर है कौन सी कोशिका है? ये पादप कोशिका। क्वेश्चन 121, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है ना? कोई चित्र का दिया गया है, अभी अपन ने अध्ययन किया है जंतु कोशिका का। उसमें कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका है, केंद्रक है, इसमें सही एरो लगे हैं और बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ है ना? तो कोशिका के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है ना? तो इसके ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली नहीं होगा, बी रिक्तिका नहीं होगा, सी केंद्रक होगा, डी कोशिका द्रव। सही आंसर होगा सी केंद्रक। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन प्रश्न बैंक का 122, चित्र में 4 बोतल दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हैं। यदि बोतल दाह में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी, है ना? 4 बोतल दी गई हैं, आबा सा दा, सा आगे लिख दिया है उनने, दा पीछे, मिस्टेक हो गया है ना?
तो मान लो किसी भी बोतल में पानी भर रहा है या सा या दा में, है ना, तो किस में पहले पहुंचेगा, है ना। तो ये ऑप्शन है ए बोतल दा, ऑप्शन बी बोतल आ तथा बा, सी बोतल सा तथा दा, और डी सभी बोतलें साथ में भरेंगी। तो पानी किसी भी बोतल में डालें लेकिन वो तुरंत फैलता जाएगा क्योंकि इस वायुमंडलीय दाब के कारण होगा, है ना, तो समान रूप से फैलेगा, इसलिए सभी बोतलें साथ में भरेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी बोतलें साथ में भरेंगी। तो हम यहाँ नेस के कक्षा 8 साइंस के प्रश्न बैंक के पूरे प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।